अगर कोई भाई जाट है वो कहता है कि जाटों के खिलाफ है, तो भाई मैं जाटों के खिलाफ नहीं, अपने अधिकारों के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भाई ब्राह्मण है वो कहता है कि भाई आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, मैं अपने अधिकारों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सही मायने में एक कानून को मानने वाले और सही मायने में आधिकारिक तौर पर बात करने वाले, तो आप भी एक बार इस वीडियो को जरूर सुनें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप करने से पहले जितने भी हमारे समाज के एडवोकेट हैं, जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर सुन लें। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। साथियों, मैं आपका साथी तिलकराज बिगाना। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप करने से पहले जितने भी हमारे समाज के एडवोकेट हैं, जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर सुन लें। ये वीडियो आप लोगों के अधिकारों के ऊपर किस प्रकार से डाका डाल रहा है उसको विद प्रूफ बताने का आप लोगों को काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हम बात करते हैं आरक्षण की। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की हम बात करते हैं कि उन्होंने हमें आरक्षण दिया है। और उसी आरक्षण के ऊपर अगर हम बात करें, सरकार ने एक बहुत बड़ी राजनीति की थी पिछले चुनाव में। जो हम पंचायत चुनाव जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर सरकार ने आरक्षण देने का काम किया था, जिसमें एससी कम्युनिटी को तो पहले ही मिलता था, उसके अलावा बीसी को भी आरक्षण देने का काम किया था, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने का काम सरकार ने किया था। तो जो प्रतिनिधित्व उस सरकार ने देने का काम किया था, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो है साथियों, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हमारे समाज की जो आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर किस प्रकार से कब्जा जमाया जाता है और किस प्रकार से इन सरकारों की मिलीभगत के साथ, इन अधिकारियों की मिलीभगत के साथ आप लोगों के साथ खिलवाड़ होता है। साथियों, मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर, करनाल जिले के अंदर, इंद्री ब्लॉक के अंदर एक गांव आता है सरवण माजरा। जिस गांव के अंदर जो अभी पंचायत चुनाव हुए थे, उन पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, जो पंचायत चुनाव आपके नवंबर 2022 में हुए थे, उस चुनाव के अंदर वहां की जो सरवण माजरा की जो सरपंच पद के लिए सीट थी, वो सुरक्षित सीट थी, वो महिला के लिए सुरक्षित सीट की गई थी। वहां पे सम्मानित साथियों, होता क्या है कि हमारे बहुत से एससी कम्युनिटी के साथी भी इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, और उसके अलावा वहां पे एक जर्नल जिसकी मैं बात करता हूं, वैसे अगर आप इसको कास्टिज्म पे ले तो भले ही ले ले। अगर कोई भाई जाट है वो कहता है कि जाटों के खिलाफ है, तो भाई मैं जाटों के खिलाफ नहीं, अपने अधिकारों के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई भाई ब्राह्मण है वो कहता है कि भाई आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, मैं अपने अधिकारों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप सही मायने में एक कानून को मानने वाले और सही मायने में आधिकारिक तौर पर बात करने वाले, तो आप भी एक बार इस वीडियो को जरूर सुने। वहां पे हुआ क्या कि एक जो महिला थी जिसका नाम अंजू बाला है, उसने इलेक्शन फाइट किया। अंजू बाला आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट के आधार की अगर हम बात करें, जो उसकी अगर हम जन्म कुंडली की बात करें, जो उसकी पैदाइश की बात करें, बिहार से है। लेकिन उसके अलावा उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, उसके जो डॉक्यूमेंटों के आधार की अगर हम बात करें, तो उसकी जो शादी हुई है वो सरवण माजरा गांव इंद्री ब्लॉक के अंदर उसकी शादी हुई है। उसके पति का नाम अमरीक सिंह है। उसने इलेक्शन फाइट किया, उसने इलेक्शन फाइट किया। इलेक्शन की अब जो बात आती है कि आपके अधिकारों पर किस प्रकार से डाका डाला है, सम्मानित साथियों, आपके अधिकारों पर किस प्रकार से डाका डाला जा रहा है वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। जब इसके लिए इसने इलेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए, उसके अंदर इसने खुद की जाति चमार बताई, और जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करें, जो अंजू बाला का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, जो कि हमने आरटीआई वगैरह लगा करके लिया था, हमारे पास इसके बहुत से डॉक्यूमेंट हैं। और अगर हम उस समय जो इन्होंने एडमिशन लिया था स्कूल के अंदर, जो इन्होंने एडमिशन लिया था, उस समय इनके पिताजी का सर्टिफिकेट दिया गया था। वहां इनके पिताजी का सर्टिफिकेट बीसी कास्ट का सर्टिफिकेट इनके पिताजी का वहां पे दिया गया था। मैं आपको सम्मानित साथियों विद प्रूफ दिखाने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा।
जो अंजू बाला है इसने बलदेव नगर के अंदर जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसके अंदर इसने एडमिशन लिया था, बलदेव नगर के अंदर। और वहां पर अगर हम इनकी बात करें तो जो इनके पिताजी का नाम दिखाया गया है शोभन प्रसाद दिखाया गया है। और उसके बाद अगर हम इनकी जाति की बात करें तो बंगाली बीसी जाति इनके पिताजी की दिखाई गई है। जब इनके पिताजी की जाति बंगाली है, बीसी है, तो उसके बाद इनकी जाति यहाँ पे चमार कैसे होगी, ये यहाँ पे आने के बाद एससी कैसे होगी। उसके बाद जब हम एक बात करते हैं जो इनका सर्टिफिकेट दिखाया गया है, सर्टिफाइड दैट मिस्टर अंजू बाला डॉटर ऑफ शोभन प्रसाद, ये देखिए यहाँ पे भी इनके जो नाम है, नाम में भी इनको मैं दिखाऊंगा आपको, एक जगह पे शोभन प्रसाद दिखाया गया है और एक जगह पे श्रवण दास दिखाया गया। इनके पिताजी की अगर जो हम आरटीआई की बात करें, जो डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंटों में भी जो वोटर कार्ड आईडी है और जो इनका आधार कार्ड है उसमें भी जो हमने अधिकारियों से जांच करवाई तो उसमें भी अलग अलग दिखाया गया है। तो उसमें भी इनका जो दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है अंजू बाला डॉटर ऑफ शोभन प्रसाद, रेजिडेंस दे रखा है इनका बलदेव नगर अम्बाड़ा के अंदर, सिटी विलेज टाउन सब कुछ अम्बाड़ा दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा दे रखा है। इनकी जो जाति दे रखी है यहाँ पे, इनकी जाति दे रखी है घसेरा या घासी कास्ट जिसको हम कहते हैं, वो इनकी जाति दे रखी है इसके अंदर। और जो इनका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर भी इनका हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन अब जो बात आती है सामान्य साथियों, सारा का सारा फर्जीवाड़ा, इस फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए हमने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने उपलब्ध करवा दिए। उसके बाद जो जांच का विषय है, जब जांच करवाई गई तो जांच के अंदर इसको दोषी पाया गया और उसके बाद इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। सामान्य साथियों, जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो एफआईआर दर्ज हुई थी 20 दिसंबर 2023 को। 20 दिसंबर 2023 को जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, इसमें सामान्य साथियों 11:26 में जो है प्रिंट निकला हुआ है, ये कॉपी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये कॉपी मेरे हाथ में है। और इनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई है आईपीसी जो एक्ट है उनके अंतर्गत 120 बी, 420, 467, 468, 471 ये धाराएं इनके खिलाफ लगी हुई है, एफआईआर कटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं गया? क्या ये क्रिमिनल नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? किसी भी दूसरे की जगह पे इलेक्शन लड़ना क्या खुद क्राइम नहीं होता? सामान्य साथियों, जितने भी आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी सामान्य साथी जो मेरे समाज के जो एडवोकेट हैं या जो भी समानता की, समता के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, क्या वो ये चीज नहीं जानते कि कहीं पर भी अगर अपनी जाति को बदल करके, अपनी कम्युनिटी को बदल करके अगर कोई इलेक्शन फाइट करता है, क्या वो 420 नहीं है? और अगर उन्होंने 420 की है तो आज तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन प्रशासन वहां का क्यों नहीं ले रहा? उसके बाद ये तो थी बात इनकी गिरफ्तारी की कि प्रशासन इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। अब तक तो ये सलाखों के पीछे होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आती है सामान्य साथी, दूसरी बात ये आती है कि पंचायती राज एक्ट जो 1994 है वो क्या कहता है। अगर हम जो पंचायती राज एक्ट की बात करें, पंचायती राज एक्ट आपका ये कहता है कि अगर कोई भी जो जिस गांव में इलेक्शन फाइट हुआ है वहां अगर रिजर्व सीट पर किसी ने इलेक्शन फाइट किया है और उसके बाद उस सरपंच को सस्पेंड किया जाता है, अगर उस सरपंच को वहां से हटाया जाता है तो उसके बाद उसकी जगह पे दूसरा सरपंच लगेगा, एससी का ही सरपंच बनेगा और जिसके पास बहुमत होगा वो सरपंच बनेगा। लेकिन सामान्य साथियों, मैं आपको जो बता रहा हूं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर जो दिया गया है उसके अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 44 पर स्पष्ट लिखा गया है, यदि वह आरक्षित वर्ग से सरपंच है तो ऐसे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को जिसका बहुमत हो, उस वर्ग का कोई पंच उपलब्ध नहीं है तो ऐसे पंच जिसको ग्राम पंचायत में बहुमत हो वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर उसी जिस कास्ट का या जैसे एससी है, बीसी है, ओबीसी है, जिसका भी वहां पे आरक्षित है, अगर उसी कम्युनिटी से कोई पंच है, उसका बहुमत जिसका बनता है उसको सरपंच बनाना पड़ेगा। लेकिन सामान्य साथियों, संयोगवंश जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं उस गांव में सिर्फ एक ही एससी पंच है जो इसकी दावेदार है। तो उसके लिए जो वहां पे अगर हम ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक में जो प्रशासनिक अधिकारी, जब उनसे बातचीत की गई तो वो लोग ये कहते हैं कि पंचायती राज एक्ट 1994 ये कहता है कि उसको अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे भी सामान्य साथियों से जानकारी चाहता हूं, आपसे भी सामान्य साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब
वहां पे सिर्फ एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट वहां पे है, तो उसको बहुमत किससे पास करवाना पड़ेगा, वो किसका बहुमत उसको जरूरत पड़ेगी। सम्मानित साथियों, अगर हम राइट टू रिकॉल की बात करें, वो बनने के बाद गिर सकते हैं, बनने के बाद उसको गिरा सकते हैं, लेकिन जब इस समय में, वर्तमान समय में सिर्फ एक ही कैंडिडेट उपलब्ध है, तो उसको किस प्रकार का बहुमत पेश करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो अगर कहीं पे इलेक्शन हो रहा है और वहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया इलेक्शन के लिए, तो बताइए वो कैसे बहुमत पेश करेगा, वो किसके खिलाफ बहुमत पेश करेगा जब उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। तो अभी तक 2022 से लेकर के अरब 24 लग चुकी है, आज तक ना तो उस सरपंच को चार्ज दिया गया, जबकि जो यहाँ के अगर हम बात करें करनाल के उपायुक्त महोदय, वो भी आदेश दे चुके हैं कि यहाँ पर इनको जो चार्ज दिया जाए। उसके बाद ये आगे से आगे जो लेके जाने का काम करे। सम्मानित साथियों, ये होता है आपके अधिकारों पर डाका डालना। आप सभी सम्मानित साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे सामाजिक साथी हैं और जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल, मैं कहूंगा क्योंकि पक्ष वाले तो इनके साथ ही बोलेंगे, जितने भी विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीएसपी है, जितनी भी तमाम पार्टी हैं, जितने भी तमाम पार्टियों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी मेरे अधिवक्ता साथी हैं, जितने भी एडवोकेट साथी हैं, जो भी इस चीज के ऊपर काम करें, उन साथियों से एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये गुंडा राज चला हुआ, मैं इसको गुंडा राज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सम्मानित साथियों, यहाँ पर सरासर नाइंसाफी देखने को आप लोगों को मिल रही है। कहीं पे जाति बदल करके इलेक्शन फाइट किया जा रहा है, कहीं पे जातियां बदल करके नौकरी ली जा रही हैं। सम्मानित साथियों, आपके सामने आपको जो भी प्रूफ चाहिए आप मेरे पास से ले सकते हैं, चाहे वो इसकी जाति का प्रमाण पत्र की बात है, क्योंकि इसकी अगर हम फैमिली आईडी की बात करें, फैमिली आईडी में भी एक जगह पे एससी है तो एक जगह पे बीसी है, एक जगह पे जर्नल है। ये कौन सा कानून है। अगर हम बिहार के इनके पिताजी की बात करें तो वहां पर इनके पिताजी का बीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एससी का सर्टिफिकेट इनका कैसे बन गया। और जहां तक मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि जिन भी लोगों ने इसकी जाति को वेरीफाई किया था, जिस समय इसका जो सर्टिफिकेट बनाया गया उसको वेरीफाई किया गया था, वो प्रशासनिक अधिकारी भी इसके अंदर फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो भी जिस समय इन्होंने चुनाव के लिए परफॉर्मा अपना भरा था, जो उस समय चुनाव अधिकारी बनकर के आए थे, वो लोग भी इसके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने भी बिना वेरीफाई किए, क्योंकि इनके पिताजी का नाम भी अगर हम बात करें, इनके पिताजी का नाम भी अलग अलग है, कहीं पे श्रवण दास है तो कहीं पे शोभन प्रसाद है। जब इनके पिताजी का नाम भी अलग अलग है तो उन्होंने कैसे इनको वेरीफाई कर दिया, उन्होंने कैसे इसको आइडेंटिफाई करके आगे इनके नॉमिनेशन को पास कर दिया। सम्मानित साथियों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप अगर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत है या हमें किसी कानून की जानकारी नहीं है तो जरूर बताने का काम करें, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जब जो पंचायती राज अधिनियम जो हमारे को दिखाता है, वो ये सिखाता है, वो ये बताता है, वो आप सभी के सामने ये चीज दर्शाता है कि इसका सही मायने में जिसको फायदा मिलना चाहिए था उसको फायदा अभी तक क्यों नहीं मिला। सबसे पहले तो उसको चार्ज मिलना चाहिए, उसको चार्ज क्यों नहीं मिल रहा। उसके बाद जो दोषी है, जो आरोपी है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जब उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यह प्रशासन क्या कर रहा है, यह शासन क्या कर रहा है। मैं खास करके इंद्री ब्लॉक के बीडीपीओ से पूछना चाहता हूं कि वो अभी तक क्या कर रहे हैं। करनाल जिले के डीडीपीओ से पूछना चाहता हूं वो क्या कर रहे हैं। मैं करनाल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो इसमें क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो उपायुक्त महोदय करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे पूछना चाहता है कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि करनाल जिले से, करनाल की विधानसभा से, खुद करनाल से जो हमारे हरियाणा के माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके जिले में ये काम हो रहा है जहां से उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है, वो क्या कर रहे हैं। और हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी जो बोलते हैं कि हम जो भी गलत उसको घसीटेंगे, क्योंकि उनका मैंने भी एक पहले भी लेक्चर सुना था, वो कहते हैं कि मैं इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी औलाद हूं, मैं किसी से नहीं डरने वाला। जब मंत्री साहब आप नहीं डरने वाले हैं तो आप इनसे क्यों डर रहे हैं। क्या आपकी नॉलेज में आज तक ये मामला नहीं आया होगा। तो सम्मानित साथियों, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी साथी इस केस को लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा
जितने भी साथी हैं जानकारी जुटा करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।